16th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम होंगचू को बेहोशी की हालत में देखते हैं और वो माउंट ओजी सिटी में थी, जहाँ पर ब्योम भी उसी के पास खड़ा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी पूजा पाठ का सामान भी रखा था। ब्योम फिर होंगचू के पास आता है और उसके बटन को खोलने लगता है। तभी होंगचू अपनी आइज़ खोल लेती है और ब्योम उससे देखकर पूछ रहा था कि क्या तुम बेहोश नहीं थी, और अगर तुम बेहोश नहीं थी तो तुमने ये एक्टिंग क्यों करी। तो होंगचू बताती है कि मुझे सैमसिंग ने सब कुछ बता दिया था कि तुमने उसे ड्रग्स दिया है मुझे देने के लिए, इसलिए मैंने वो ड्रग्स नहीं ली और मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूँ रंगे हाथों। आखिर तुम कब तक हमसे बचते रहोगे। जल्दी ही यहाँ पर शिंजो पुलिस को लेकर आता ही होगा। जिस पर ब्योम कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम दोनों एक होने ही वाले हैं। फिर वो एक कपड़े को उठाकर होंगचू को देता है और कहता है कि जल्दी से इसे चेंज कर लो। जिस पर होंगचू कहती है कि तुम्हारी बात मैं मान लूँगी, लेकिन मुझे कपड़े चेंज करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। तो यहाँ पर ब्योम कहता है कि तुम चालाकी दिखाना बंद करो और मेरे सामने ही चेंज करो। फिर वो होंगचू की शर्ट के बटन खुद ही खोलने लगा था कि होंगचू अब उसके फेस पर पेपर स्प्रे फेंक देती है और वहाँ से भाग गई थी। वहाँ से भागकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन ब्योम भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था और वो होंगचू को पकड़ लेता है। वहाँ पर उनके बीच में जो हाथापाई हुई थी उस बीच वो एक छोटी सी खाई में जाकर गिर जाते हैं और सीन यहीं कट किया जाता है। वहीं हम शिंजू को देखते हैं जो पुलिस को लेकर माउंट ओजू पे पहुंच चुका था। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि पहले होंगजू और ब्योम थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि हमने यहाँ पर आने में देर कर दी, तो शिंजू कहता है कि शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ पर मिलेंगे। वो पुलिस वाला को उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। वहीं हम वापिस से होंगजू को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में थी और उसे पूरी तरह से बांध रखा था। ब्योम उसी की साइड में खड़ा हुआ था और अपनी मिडिल फिंगर को उसने रेड थ्रेड से बांधा था और उसके दूसरी डोर को उसने होंगचू के हाथ में बांधा हुआ था। जैसे ही होंगचू को होश आता है, ब्योम उसे कह रहा था कि बस फुल मून आने ही वाला है, उसके आते ही मैं तुम्हें दूसरे जन्म में भेज दूंगा और तुम्हें वहाँ पर भेजने के बाद मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। हमारी आत्माएं अब शादी कर लेंगी और दूसरे जन्म में तुम मुझसे ही प्यार करोगी। तो क्या हुआ, इस बार तुमने मुझे प्यार नहीं किया, हम जल्दी ही एक होने वाले हैं। फिर वो अपनी जेब से एक नशीली चीज़ निकालता है और अपने मंत्र को पूरा करने के लिए होंगचू को पिला देता है। होंगचू उसे पीने के बाद नशे से में आ गई थी, जैसे कि उसकी मौत होने वाली है। फिर वहाँ पर वो अपने कुछ पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि कैसे वो शिंजू से मिली और पिछले जन्म में मौत के बाद वो इस जन्म में मिलने ही वाले थे, कि अब ये सब भी खत्म हो चुका है। इसी के बाद होंगचू बेहोश हो जाती है और वहाँ पर अब ब्योम अपनी फिंगर को काटने वाला था ताकि वो अपने मंत्र में खून का प्रयोग कर सके, लेकिन तभी पुलिस वाले और शिंजू वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्योम को पकड़ लेते हैं। फिर शिंजू होंगचू के पास जाने लगा था। उसकी तो पूरी तरह से हिम्मत टूट चुकी थी क्योंकि होंगचू वहाँ पर बेसुध पड़ी हुई थी। शिंजू होंगचू को उठाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अपनी आइज़ खोलो, लेकिन वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो अब शिंजू होंगचू को गले लगाकर काफ़ी तेज रोने लग जाता है। फिर होंगचू को हॉस्पिटल में ले आए थे जहाँ पर शिंजू उसके साथ जाना चाह रहा था, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। वहीं हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर अब ब्योम से पूछताछ करी जाती है और पुलिस ऑफिसर उससे बोल रहा था कि हमें सैमसिंग ने सब कुछ सच बता दिया है कि तुम ही ने अपनी वाइफ को मारा है, उसका रीज़न क्या है। यहाँ पर ब्योम बोलता है कि मेरी वाइफ दूसरे आदमियों को देखकर हंसती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो वो पुलिस वाला पूछ रहा था क्या यही रीज़न है कि तुम होंगचू को भी मारना चाहते थे। तो ब्योम हंसकर बोलता है क्या वो अभी तक नहीं मरी। वहीं वापस हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर नर्स आकर शिंजू को बोल देती है कि अब आप मिल सकते हैं। शिंजू भागकर होंगचू के पास गया था और उसका हाथ पकड़कर रोने लग जाता है। तभी होंगचू को भी होश आ जाता है और वो उसे देखकर और भी ज़्यादा रोने लग गया था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर अब शिंजू के पेरेंट्स भी आ गए थे, जहाँ पर होंगचू से पूछती है कि क्या ये वही इंसान है जिसने शिंजू पर भी हमला किया था। वो हामी भरते हैं तो वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो जेल में चला गया, वो यही डिजर्व करता था। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम दोनों की शादी कर दी जाए। शियोन तब बोल पड़ता है कि मैं अभी भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को और ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़े, क्योंकि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा पहले भी जान का खतरा बन चुका है। जिस पर अब होंगचू बोलती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम इसका ध्यान रखेंगे। तभी शिंजू बोल पड़ता है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हमें जल्दी ही लड़की होने वाली है। ये सुनकर होंगचू भी हैरान हो गई थी क्योंकि ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। शिंजू बोलता है कि यून बोल ने मुझे कहा था कि उसने सपना देखा है कि जल्दी ही लड़की आने वाली है। तो अब शियोन होंगचू से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। होंगचू कहती है कि मैं इस लड़की का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर इसके बाद हम मिस्टर ह्यून को देखते हैं जो मिस पोंग के घर पर आए हुए थे और कह रहे थे कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा।
मिस बोंग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई थी। वो मिस्टर यून से पूछती है कि तुम्हारा क्या सामान यहाँ पर रह गया है। मिस्टर यून बोलते हैं कि मेरा प्यार यहाँ पर रह गया है। सीन यहीं कट करते हैं और हम सिटी हॉल में देखते हैं जहाँ पर सारे कलीग्स कुछ वीडियोस देख रहे थे और ये वीडियो उसी दिन की थी जहाँ पर यूना की बहस हुई थी होंगजू से और उसने इनडायरेक्टली उगल दिया था कि उसने अपने डैड की पावर का गलत इस्तेमाल कैसे किया है माउंट होंजू सिटी को किसी गलत हाथों में देकर। अब ये न्यूज़ देखकर वहाँ के कलीग्स तो खुश हो जाते हैं। तभी होंगजू भी वहाँ पर पहुँची थी और पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, और उसकी नज़र भी उस वीडियो पर चली गई थी। फिर वो बाहर जाकर कॉल लगाती है उसी लड़के को जिसने कि बचपन में होंगजू को फंसा दिया था और आज तक होंगजू उसी दर्द में थी। फिर अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़के ने चालाकी से अपना फ़ोन सामने बोतल पर अटका कर रख दिया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, और वो लड़का होंगजू से कहता है कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया और उम्मीद करूँगा कि तुमने मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। होंगजू कहती है कि बचपन के जब अभी तक नहीं भरे हैं इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अगर तभी तुम उस चीज़ को सॉल्व आउट कर देते तो शायद आज मुझ पर इतना बड़ा बोझ लेकर मैं नहीं चलती। हम मेयर को देखते हैं जहाँ पर शिंजू अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे दे रहा था। मेयर कहते हैं कि तुम ऐसे ही मेरे बिना पूछे जॉब नहीं छोड़ सकते। शिंजू कहता है कि पहले तो आप ही चाह रहे थे कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, अब क्या हो गया। अब मेयर चुप रह जाते हैं और शिंजू कहता है कि आपको अपनी बेटी की टेंशन लेनी चाहिए, मेरी नहीं, और अपने लिए एक अच्छा सा लॉयर भी हायर कर लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम यूना को देखते हैं जो हिंसियों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई हुई थी। हिंसियो जब वहाँ पर पहुँचता है तो यूना कहती है कि हमें और लेट नहीं करना चाहिए, हम दोनों सिंगल है, हमें शादी करनी चाहिए। हिंसियो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, पहले तुम शिंजू की गर्लफ्रेंड थी, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पर डोरे डाल रहा था, अब तो तुम बिल्कुल ख़त्म इंसान हो, तुम एक हाई स्कूल लड़की के अलावा कुछ भी नहीं हो। वहाँ पर यूना को उसकी बात समझ नहीं आती तो हिंसियो बोलता है क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखी। नेक्स्ट सीन में जब यूना अपने गाड़ी में थी तो वो उस वीडियो को देख रही थी और उसी लड़के को कॉल भी लगाती है जिसने कि वो वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए काफ़ी तेज चिल्लाने लगती है। फिर हम जैक्यूंग को देखते हैं जो कि शिंजू के कैबिन में आकर उसे बोल रहा था कि हमें कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब जैक्यूंग ने शिंजू से हाथ मिला लिया था और वो कोर्ट में जो बात करनी है उसे भी डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो घर की तरफ आ रही थी। तभी यूना अपनी गाड़ी से निकलकर होंगजू पर चिल्लाने लगती है कि क्या उस वीडियो को अपलोड करने में तुम्हारा भी हाथ है। तो होंगजू मना करती है कि नहीं, उसी लड़की ने वो वीडियो अपलोड करी है। तो यूना यहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरी लाइफ में मुश्किलें पैदा क्यों करती रहती हो, पहले तुमने मेरे बीएफ को छीन लिया और अब ये सब। तो होंगजू बोलती है कि मैंने तुम्हारे बीएफ को नहीं छीना, ये तो हमारी किस्मत थी जो हम मिल गए। तो यूना बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसका कॉलर पकड़ लेती है। तो होंगजू कहती है कि यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, क्या तुम अपनी एक और वीडियो अपलोड करवाना चाहती हो। तो यूना नीचे बैठ जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम जैसी लड़की से कैसे हार सकती हो। तभी तो पुलिस वाले वहाँ पर आकर यूना को अरेस्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने व्योम को भगाने में उसकी हेल्प करी थी। फिर वो उसे वहाँ से लिचा लेते हैं। इसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर मेयर जैक्यूंग, शिंजो और उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी आई हुई थी। तो यहाँ शिंजो जैक्यूंग से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें इस काम को करने के लिए रुपए दिए गए थे कि तुम उस माउंट होंजू सिटी को हिंसियो के नाम कर दो। यहाँ पर जैक्यूंग बोलता है कि हाँ, मुझे मेयर ने ऐसा करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर शिंजो से पूछते हैं क्या तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया था इस काम के लिए, जिस पर जैक्यूंग बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इस चीज़ की प्लानिंग करी थी, मैंने उसके लिए हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद वहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है और माउंट होंजू की प्रॉपर्टी फिर से शिंजो की फैमिली के पास आ चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन हमें सिटी हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर यून खाना खा रहे थे लेकिन उनके हाथ पर चोट थी इसलिए वो खाना ढंग से नहीं खा पाते। मिस बोंग उनके पास आती है और उन्हें खाने के लिए बोल रही थी। तो मिस्टर यून उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। मिस बोंग उसे चुप होने के लिए कहती है। वहीं कुछ दूर जैक्यूंग और होंगजू भी खाना खा रहे थे जहाँ पर जैक्यूंग होंगजू को बताता है कि मेरी अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है और मैं काम के लिए कहीं और जाऊँगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली मिस्टर यून और मिस बोंग की शादी हो रही थी। वहाँ पर सिटी हॉल के सारे कलीग्स पहुँचे हुए थे जो कि काफ़ी इंजॉय करते हैं। होंगजू भी शिंजू के साथ वहाँ पर आई हुई थी। अब यहाँ पर मिस्टर यून और मिस बोंग एक दूसरे को किस करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम शिंजू और होंगजू को देखते हैं जहाँ पर होंगजू शिंजू से कह रही थी कि जैक्यूंग यहाँ से अपना काम छोड़कर जा रहा है। शिंजू बोलता है कि तुम अभी इस टाइम उसकी बातें क्यों कर रही हो। तो होंगजू समझ जाती है कि शिंजू वहाँ पर जेलस फील कर रहा था इसीलिए अब उसके लिए वो कॉटन कैंडी लेकर आई थी। शिंजू बोलता है कि तुम तो एक ही लेकर आई हो। फिर वो शिंजू का हाथ पकड़कर उठाती है
और आधी कॉटन कैंडी अपने मुंह में रखती है और उसे खाने के लिए कह रही थी। फिर वो दोनों कॉटन कैंडी खाते हुए किस करते हैं। फिर हम शिंजू के कैबिन में किम को देखते हैं, जो कि शिंजू से कह रहा था कि तुम तो काफ़ी बदल चुके हो। शिंजू कहता है कि मैं नहीं, तुम बदल चुके हो। किम कहता है कि मैं इस पोस्ट को छोड़ने वाला हूँ और तुम्हारी मॉम की तरह एक्टिंग क्लासेस लूँगा। फिर हम देखते हैं जहाँ पर किम उस काम में लग चुका था, वहाँ पर योंगजू भी थी, जो कि अपनी एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा माहिर थी। एक्टिंग ख़त्म होने के बाद उसको काफ़ी प्यास लगने लगती है और वो ड्रिंक मंगवा रही थी। तभी डायरेक्टर उसके पास आते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई बड़ा फ़ैन आया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा कॉफ़ी ट्रक ही ले आया है। जब योंगजू से देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर और कोई नहीं, शियोन था। योंगजू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियोन कहता है कि मैं घर पर फ्री था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कॉफ़ी ट्रक ले आऊँ, इससे मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकूँगा और सपोर्ट भी। फिर अगले सीन में हम जैक्यूंग को होंगजू के साथ देखते हैं, जहाँ पर अब उसके जाने का समय आ चुका था और वो होंगजू से कह रहा था कि तुम अपना ध्यान रखना। और क्या शिंजू ने तुम्हें अभी तक प्रपोज किया है? होंगजू मना करती है तो जैक्यूंग कहता है कि अगर वो 6 महीने तक तुम्हें प्रपोज नहीं करेगा तो तुम मुझे कह सकती हो। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक गलती करी है, तुम्हारी फीलिंग्स को ठुकराने की। जिस पर होंगजू बोलती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, दरअसल मेरी किस्मत शिंजू के साथ जुड़ी हुई है और मैं होप करूँगी तुम्हें भी एक ऐसी अच्छी लड़की मिल जाए जिसके साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी हो। तो यहाँ पर अब जैक्यूंग चला जाता है। फिर हम होंगजू को उसके रूम पर देखते हैं, जहाँ पर वो शिंजू को कॉल लगाई जा रही थी और कहती है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, उसने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। फिर शिंजू का कॉल आता है और वो उसे ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए कह रहा था, लेकिन होंगजू तो बाहर आ जाती है और गाड़ी में झांकने लगी थी। गाड़ी में शिंजू नहीं था। शिंजू पीछे से आकर होंगजू को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए कहा था। होंगजू अभी भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है और वो शिंजू से पूछती है क्या तुमने ग्राउंड फ्लोर खरीद लिया है। यहाँ पर शिंजू हामी भरता है। फिर वो होंगजू को भी वहाँ पर ले आया था। होंगजू कहती है कि तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। तो शिंजू बोलता है कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्चता हूँ, लेकिन जहाँ पर बात मेरे अपनों की आती है तो वहाँ पर मैं सोचता भी नहीं हूँ। फिर वो दोनों बेड पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों अब रोमांस करने लगे थे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर शियोन और योंगजू युनवोल को लेकर होंगजू और शिंजू से मिलाने के लिए लाए हुए थे। वो खाना खाने के लिए बैठते हैं और युनवोल कहती है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों की शादी के लिए बात करने के लिए आई हूँ। मैंने सपना देखा था कि तुम्हें लड़की होने वाली है। तो यहाँ पर अब होंगजू और शिंजू दोनों ही मना कर रहे थे शादी करने के लिए। शिंजू बोलता है कि होंगजू माँ नहीं बनने वाली। तभी पीछे से योंगजू हाथ उठाती है कि मेरी बेटी होने वाली है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शियोन को भी ये बात पता थी और वो दोनों ही वहाँ पर उनको बता देते हैं, जहाँ पर शिंजू उन्हें बधाई दे रहा था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम होंगजू और शिंजू को बीच के पास देखते हैं, जहाँ पर शिंजू होंगजू को आई लव यू कहता है। होंगजू कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि पिछले 300 सालों से मैं तुम्हें ही प्यार करती आ रही हूँ। फिर शिंजू बीच की तरफ देखकर बोलता है कि होंगजू के डैड, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और अब शिंजू अपने घुटनों पर आकर होंगजू से कहता है कि तुम्हारे डैड ने तो हाँ कर दी है, अब तुम्हारी बारी है। होंगजू यहाँ पर इमोशनल हो गई थी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करके अपने रिलेशन को नया नाम दे देते हैं। अब ड्रामा के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि होंगजू और शिंजू उस जगह पर आए हुए थे जहाँ से उन्हें वो वुडन बॉक्स मिला था, यानी कि उसी टेम्पल वाली जगह पर। अब वो शिंजू उस जगह को खोदने लगता है ताकि वो वुडन बॉक्स को वापस रख सके। होंगजू कहती है कि मेरा तो मन नहीं कर रहा है इसे वापस रखने का, क्योंकि इसी के कारण हम दोनों मिल पाए हैं और शायद हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। वो उस वुडन बॉक्स को उसी जगह पर रख देते हैं और इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे ड्रामा डिस्टाइंट वीडियो की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।